नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन है। दिल की बात डॉक्टर रेनो के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, जो कि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है। उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप राजस्थान के प्रथम मनोचिकित्सा फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर है। डायरेक्टर हैं आप स्वर्णगिरी फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहेब सेंटर के। आप पूर्व चिकित्सक हैं महारा भीम सिंह चिकित्सालय कोटा में। आप विभागाध्यक्ष हैं फिजियोथेरेपी पुष्पादी कैंसर केयर कोटा और विभागाध्यक्ष फिजियोथेरेपी खंडेलवाल नर्सिंग होम कोटा। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन में। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। और सभी श्रोताओं को नमस्कार और डॉक्टर श्रीवास्तव मैडम को मेरा सादर नमन। और पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा मेरी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हुआ, और मैं अपना तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया रूबरू होने का। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और सर, नेटवर्क की जहाँ तक प्रॉब्लम है सर, बारिश का सीजन है और नेटवर्क की दिक्कत सर रहती है, क्योंकि ये हाँ, इस पर हम लोगों का कोई भी बस नहीं चलता नेटवर्क पर। लेकिन आज का जो विषय है बहुत ही एक अच्छा विषय है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि दिमाग की जो हमारी नसें होती है या न्यूरो की जो प्रॉब्लम होती है वो समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि एक एक नस को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी के द्वारा आप अपनी न्यूरो की परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो आता है, हम इस बारे में बात करें उससे पहले कि डॉक्टर हिमांशु ने चिकित्सा के क्षेत्र में जब आए तो आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना कि आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बने। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? थोड़ा सा वो राइट। बीच में। नहीं नहीं, हाँ मैम, क्लियर है। बिल्कुल हम ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जब आप आए तो आपने न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बनना ही क्यों पसंद किया था, यही आपने क्षेत्र क्यों चुना? हेलो। जी जी, ये बहुत सटीक और सही क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली जब मैंने प्रोफेशन को चुना, जब मैंने ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में करने की। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। हाँ। हेलो डॉक्टर, आ रही है आवाज डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में थोड़ा सा वॉइस डिले चल रहा है की वजह। हाँ, कोई बात नहीं सर। तो जब मैंने 12th बायो से कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले फिजियोथेरेपी को एज अपना प्रोफेशन या एज अपना करियर अपॉर्चुनिटी चुना। सच तो ये है कि शायद जब मैंने बीपीटी में एडमिशन लिया था बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स में, तब शायद मैं भी ज़्यादा कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं जानता था। किंतु मेरे पिताजी, जो कि लंबे समय से ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस के फील्ड में कार्यरत हैं, तो वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते थे और उनको ज़्यादा बेहतर पता था कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा है जिसमें हम मरीज को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के काफ़ी सारी तकलीफ़ों से निजात दिला सकते हैं। और सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि फिजियोथेरेपी दुनिया की ऐसी एकमात्र विधा है जो बच्चे के जन्म से लेकर के आईसीयू पेशेंट तक में अपने अच्छे रिजल्ट्स देती है। पेशेंट को फंक्शनली एक्टिव होने में मदद करती है, उसको वापस से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में मदद करती है और अपने चलने लायक बनाती है। दुनिया में आज तक अभी ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जो कि दवा से या किसी अदर तरीके से पेशेंट के किसी मसल को मूव करवा सके। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ फिजियोथेरेपी। और शायद मेरे पिताजी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आई अटेम्प्टेड फॉर नीट, बट इन द जस्ट नेक्स्ट ईयर ही आस्क्ड मी कि आपको, मतलब बीपीटी में एक कॉलेज था एंड मेरा एडमिशन हुआ। फिर जब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू किया, सेकंड ईयर तक आया, तब जाकर के मैं थोड़ा समझने लगा कि हमें आगे जाके क्या करना है।
और किस तरीके से फिजियोथेरेपी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को मदद कर सकेगी? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जब न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट आप हैं, आप लोगों का इलाज करते हैं, तो जनरली किस तरह की बीमारी के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं आपके पास? जी मैडम, जैसे कि मेरी विशेषज्ञता न्यूरो फिजियोथेरेपी में ही है और पिछले 6 साल से अपने स्पेशलिटी के बाद मैं सेवाएँ दे रहा हूँ। तो अधिकतर जो न्यूरो के केसेस होते हैं, वो या तो कमर दर्द से पीड़ित हैं या फिर लकवे या फिर चेहरे के लकवे से पीड़ित हैं। बाकी अन्य भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जिसमें पेशेंट को नर्वस सिस्टम की वजह से कुछ न कुछ फिज़िकल शारीरिक अक्षमताएँ होती हैं और उसमें उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। पर फ्रॉम न्यूरो पर्सपेक्टिव मैं कहूँगा कि अधिकतर लकवे के मरीज़ या फिर कमर दर्द के मरीज़, जो कि हम साइटिका वगैरह कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उसमें मेरा ख़ासा अनुभव रहा है। और जब आपके पास आने के बाद उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती, बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं वो। जैसे कई बार होता है डॉक्टर साहब कि उनको ऑपरेशन बता दिया जाता है कि ऑपरेशन कराइएगा, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं, तो वो बिना ऑपरेशन कराए वो ठीक हो जाते हैं। हेलो? नेटवर्क प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब के उधर। अ, समर पेशवानी जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट और हम्बल ह्यूमन बीइंग है डॉक्टर हिमांशु जी। हेलो? हेलो? हिमांशु सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो? वापस उनको जोड़ते हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है उनके पास। वास्तव में जैसे-जैसे हम लोगों के पास स्ट्रेस हमारा बढ़ता जा रहा है, हम लोगों का सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस समय नींदों की परेशानियों से हम लोग बहुत ज़्यादा उससे हमारे सामने आती जा रही हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई न्यूरोथेरेपिस्ट हो, जिससे कि हम अपना प्रॉपर इलाज करा सकें, अपनी परेशानियों से निजात पा सकें। जी, डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैम। जी। समर पेशवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं सर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे कोई पेशेंट ऐसा आता है न्यूरो का आपके जी। पास जिसको कि ऑपरेशन बता रखा है, लेकिन वो आपके पास आता है और फिजियोथेरेपी वो लेता है, तो क्या उसके बाद बिना ऑपरेशन कराए वो बिल्कुल ठीक हो जाता है? जी मैडम, अधिकतर केसेस स्पेशली अगर मैं कमर दर्द की बात करूँ जहाँ छल्ला खिसक जाता है या डिस्क का प्रोलैप्स होता है, तो उसमें अगर पेशेंट को कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल डैमेज शारीरिक जाँच में नहीं नज़र आता है, केवल एमआरआई में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव है और जब शारीरिक रूप से पेशेंट की जाँच करते हैं और फिर लगता है कि बहुत दबाव नहीं है और कुछ ऐसे साइन्स जो कि ये नहीं दर्शाते हैं कि कोई इमरजेंसी है, उस केस में पेशेंट को बिना ऑपरेशन के पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आजकल बहुत सारी ऐसी आधुनिकतम तकनीकें हैं जिनके द्वारा इलाज करके पेशेंट को ऑपरेशन से या तो बचाया जा सकता है या फिर अगर कोई इमरजेंसी केस है तो एटलीस्ट उसको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है ताकि ऑपरेशन के बाद वो सफलतापूर्वक वापस से अपनी ज़िंदगी को जी सके। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूरो में हम देखते हैं तो कमर की या बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी के अंदर जो छल्ले बीच-बीच में होते हैं, उनका गैप कम हो गया है। जब वो गैप कम हो जाए तो क्या अगर फिजियोथेरेपी के द्वारा उस गैप को सही कर सकते हैं? जी मैडम, दरअसल पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसे कुछ 10 एक केस देखे जिनमें एमआरआई के अनुसार तो मरीज के जो गैप था वो काफ़ी कम था, मतलब लगभग 1/3 बचा था। लेकिन जब उसकी जाँच की और उसकी हिस्ट्री को देखा गया तो पाया कि उसमें जो लक्षण होने चाहिए जिस दबाव के हिसाब से उतने सीवियर लक्षण नहीं हैं। मतलब कि हुँ, पेशेंट आज भी शायद बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है और इसी वजह से पेशेंट कई सर्जन्स की ओपिनियन ले चुका था, 4-5 सर्जन्स की, काफ़ी तकलीफ में था। पर उसको जब देखा तो पाया गया कि हाँ, कुछ सर्जन्स का मानना था कि शायद ऑपरेशन करना चाहिए था, कुछ का मानना था कि अभी थोड़ा और रुकने की ज़रूरत है, शायद वो इम्प्रूव होगा। तो उस पेशेंट को जब हमने फिजियोथेरेपी दी, उसमें हमने कई सारी
तकनीकें होती हैं, कई बार कुछ पोजिशनिंग मेथड्स होते हैं, कुछ आधुनिकतम तकनीक जैसे कि मेटलैंड या मुलिगन मेथड्स हैं, जिससे हम रीढ़ की हड्डी को मैनिपुलेट करते हैं। मिनिमल ग्लाइड्स होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ उसको थ्रस्ट दिया जा रहा है, बहुत मिनिमल मैनिपुलेशन होता है। वहाँ पे जो दबाव आ गया है उसको डिस्ट्रैक्ट करके, दूर करके दबाव को हटाया जाता है। साथ में उसकी वजह से या किसी और वजह से जहाँ आस-पास अगर सूजन है और वो दबाव क्रिएट कर रही है नस पे, तो सूजन को कम किया जाता है। अगर ये तकलीफ़ें पुरानी हैं, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने, तो उस स्थिति में दर्द की वजह से पेशेंट को मांसपेशियों में कमज़ोरी डेवलप हो जाती है। उस कमज़ोरी को भी साथ के साथ ठीक किया जाता है। तो इस तरीके से एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू काम करके उसके गैप को भी कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म है कि उसका गैप चाहे 10% ही कम हो, लेकिन पेशेंट के सिम्पटम 90% इम्प्रूव हो जाते हैं। मतलब अगर आप बहुत तेज़ दर्द में हैं, दवा लेने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी लेने से आपका दर्द ठीक भी हो सकता है, एटलीस्ट 10% रह जाएगा, 90% तो ठीक हो जाएगा, ये 100% गारंटीड अगर वो प्रॉपर तरीके से दी जाए। तो ऐसे बहुत से केस में अच्छा। देखा गया है और हाँ। लकीली मेरे पास अधिकतर केस ऐसे ही आते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या क्रॉस रेफरल्स हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि अच्छे रिजल्ट्स हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है, लगभग महीना भर का समय लग जाता है ऐसे कुछ टिपिकल केसेज़ में और अगर बहुत टिपिकल नहीं है तो बहुत जल्दी पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, किसी को काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, 96 से प्रॉब्लम है और अभी तक इतना दिक्कत जैसे गैप कम होता जा रहा है और पूरी बैक में दर्द होता है और अपन जब काम करते हैं तो पीछे का ये एक आप में गर्दन के यहाँ पर जो गुट्टा अपना होता है वो भी अपने जैसे निकल आता है। तो क्या ऐसे में अभी फिजियोथेरेपी काम करेगी कि उससे बिल्कुल आराम आ जाएगा? क्योंकि 96 से ये प्रॉब्लम है, तो काफ़ी सालों से चली जी, आ रही है ये। जी, जी। मैडम एक चीज़ तो बहुत अच्छी है इस प्रॉब्लम में मतलब एक पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम 96 से है, फिर भी बढ़ नहीं रही है। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो अपने को बहुत तकलीफ़ देने वाली है, इसमें जो भी होगा सुधार ही होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि दर्द ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी वजह से हो सकता है। दर्द नस के दबाव की वजह से हो सकता है, छल्ले के खिसकने से हो सकता है या सिंपली मांसपेशियों की जो सूजन या अकड़न होती है रीढ़ की हड्डी के आसपास, वो कहीं न कहीं क्योंकि अगर कोई चीज़ जैसे वेल बैलेंस्ड है और कोई रस्सी खींच करके उसको ऐसे करके रखेगी, तो जब तक ये रस्सी में तनाव है, वो मांसपेशी खिंची हुई है, तब तक वहाँ पे कंप्रेशन बना रहेगा। तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर मसल को रिलीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा-सा वो मूवमेंट फ्री हो जाए, है ना? यू जस्ट इमेजिन कि एक टेंट हाउस की जो एक बल्ली होती है, डंडा होता है, उसको 2 रस्सियों से स्टेबल रखा जाता है। कोई भी रस्सी ज़्यादा खींचेगी तो क्या होगा वो उस तरफ झुकने लगेगा और बहुत ज़्यादा खींचेगी तो वो गिर भी सकता है। तो फिजियोथेरेपी में हम यही करते हैं, पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा ये पेशेंट की मतलब प्रेज़ेंस फिज़िकल प्रेज़ेंस से ही कन्फर्म हो पाता है कि वो तकलीफ़ नस पे वास्तव में कितना दबाव दे रही है। हो सकता है वो दर्द बहुत ज़्यादा है लेकिन नस पे अभी उतना दबाव है ही नहीं। ये शायद डेवलप नहीं हुआ है, किंतु ये तकलीफ बहुत पुरानी थी, तो वहाँ पर मांसपेशियाँ ज़रूर कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि जो मसल पेनफुल है वो अब धीरे-धीरे अपने काम करने की क्षमता को छोड़ती जाती हैं और वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर वो सिर्फ़ मसल वीकनेस डेवलप हुई है जो कि डिफ्यूज़ एट्रोफी कहते हैं, हम लंबे समय में एडेप्टिव टाइटनेस हो जाती है कि अपन कोई पर्टिकुलर मसल दर्द की वजह से नहीं यूज़ करें तो वो टाइट हो जाएगा। तो टाइट हो गई है तो उसको धीरे-धीरे रिलीज़ करके ठीक किया जा सकता है और वो पूरा ठीक हो जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि दर्द है, तो दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दर्द के अलावा क्या चींटी सुन्नपन भी है? क्या उसमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि अपने पैरों में कंट्रोल अपना नहीं रहा है या अपने को और कोई मस्कुलर वीकनेस फ़ील हो रही है? क्योंकि नस के दबाव के सबसे कॉमन और प्रोमिनेंट साइन जो कि अलार्म है, जिसके लिए हमें शायद सर्जरी के लिए जाना चाहिए या जिसके लिए हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, वो यही है कि एक तो दर्द आपका रात को बढ़ता तो नहीं है। अगर दर्द आपका सोने से कम हो जाता है, मतलब वो दर्द कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है जो थकान की वज़ह से बढ़ रहा है और रेस्ट की वज़ह से ठीक हो जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या दर्द की वज़ह से अपना पेशाब के कंट्रोल पे या जो सेंसेशन की फीलिंग होती है, उसमें कोई अंतर आ रहा है क्या? अगर आपको पैरों में या हाथों में अगर गर्दन का दबाव है, तो हाथों में अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत आ रही है, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ या हाथ पतला पड़ने लगा है या पैर पतला पड़ने लगा है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उसमें थोड़ा-सा अपने को सीरियस इंटरवेंशन की ज़रूरत है। वो भी एक बार फिज़िकल जाँच के बाद ही कन्फर्म होता है कि उसमें फिज़ियोथेरेपी की जाएगी या फिर सर्जरी। हालाँकि मेरा मानना है कि अगर तकलीफ़ वास्तव में बहुत पुरानी है, तो फिज़ियोथेरेपी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सर्जरी के बाद में
50-50 का रेशियो होता है। दूसरा, जो तकलीफ आज तक नहीं बढ़ी है वो आप बिना चोट के नहीं बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है। तो अब उसमें जो भी होगा सुधार ही होगा। तो बिल्कुल। फिजियोथेरेपी वो एक सबसे सेफेस्ट तरीका है जिसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो और ठीक ठीक हो सकता चाहे है। जी, और चाहे कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो तब भी अगर हम आज से भी शुरू करते हैं तब भी उसमें चांसेस हैं कि हम ठीक हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, ठीक हो सकता है। इसी एक्चुअली क्या है कि जब मैंने शुरू किया था वर्किंग, आज से 3 साल पुरानी बात है। व्हेन आई वाज़ जस्ट ग्रेजुएटेड, तो सबसे कॉमनली यही सुनने को मिलता था या मैं भी अंदर से महसूस करता था कि फिजियोथेरेपी मतलब केवल कोई फिजिकल कंडीशन को ट्रीट करना है, या फिर किसी कंडीशन की वजह से कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है तो उसी को ट्रीट करना है। मतलब अगर पेशेंट को उसकी वजह से एंग्जायटी, सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि अगर मुझे पुराना दर्द है 2 साल से, 5 साल से, तो वो दर्द कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक एक एंग्जायटी क्रिएट कर देगा कि यार मुझे ये क्या है? जब भी मैं काम सही। कर रहा हूँगा, मेरे दिमाग में स्विच हमेशा रहेगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ना तो बढ़ रही है, ना घट रही है। वो प्रॉब्लम एज़ इट इज़ है, लेकिन क्योंकि वो दिमाग में एक स्विच है, तो बार-बार मैं उसके बारे में सोचूँगा और वो तकलीफ शायद मुझे ज़्यादा परेशान करेगी, मुझे शायद काम नहीं करने देगी। या किसी दिन जब मैं राइट। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हूँ, उस दिन शायद मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, फिर मुझे तकलीफ परेशान करती है। तो ये सब मैं तब मानता था जब मैं सिर्फ ग्रेजुएट हुआ था, या जब मैंने फिजियोथेरेपी जस्ट कंप्लीट की थी, फिर पीजी की, तब भी लगा कि यार अगर पेशेंट को एंग्जायटी है या कोई अदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना कोई गलत बात नहीं होती है। वो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। हर आदमी की ज़िंदगी अ, थोड़ी भाग-दौड़ भरी है, थोड़ा बहुत तनाव होना, थोड़ा बहुत चीज़ें होना, और वो किसी भी वजह से हो सकती है, और दर्द उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। अगर आपको पुराना कोई भी दर्द है, तो आपको कहीं न कहीं एक तनाव देता ही। या आपको पुराना तनाव है, तो वो कहीं न कहीं आपके शरीर में दर्द की वजह बनेगा। तो जब मैंने 3 साल पहले शुरू किया, देखा, तब मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था बनी जिसने फिजियोथेरेपी इन मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया। मतलब साइकियाट्री के क्षेत्र में भी फिजियोथेरेपी का अच्छा खासा योगदान है। और ये योगदान 2015 से शुरू नहीं हुआ, 2015 में सिर्फ इसको एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी, और 1950 से काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका में, यूके में काफ़ी सारे ऐसे अनुसंधान हुए जिनका मानना है और जिनमें देखा गया कि फिजियोथेरेपी मतलब फिजिकल एक्टिविटी और अदर फिजियोथेरेपी मेथड्स आपके मेंटल स्टेटस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपको दर्द भी ठीक हो रहा है, साथ में दर्द की वजह से जो तनाव था वो भी ठीक हो रहा है, तो डेफिनिटली आप दुगना इम्प्रूव होंगे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर सपोज़ मैं इनको मान लो अगर पोलियो हो गया बचपन में, तो पोलियो होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वो एक डिज़ीज़ है जो हो गई दुर्भाग्यवश या जैसे भी, लेकिन उसके बाद भी लोग माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं। मतलब आप हाँ। अपनी काबिलियत के साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही इसमें कुछ ऐसी अप्रोचेज़ होती हैं जो शायद कुछ साइकोथेरेपी से रिलेटेड हैं, जिसमें हम मरीज को साथ में ये भी ट्रेन करते हैं कि आपको अपनी बॉडी के अवेयरनेस के बारे में एक्टिवेट होना है। जो चीज़ अपने पास अवेलेबल है, उसके साथ में अपने काम को आगे बढ़ाना है। कई बार कोई दर्द ऐसा है जो आपको शायद बहुत परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो हम अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम फिजियोथेरेपी इन मेंटल हेल्थ में बहुत सी अप्रोचेज़ होती हैं, ब्रेन स्टिमुलेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें पेशेंट की मेन कंडीशन को तो ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ में उसको जो मेंटल इश्यू डेवलप हुआ है, उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, और उसमें पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और पिछले 2 साल से मैं एंग्जायटी, डिप्रेशन और नींद से संबंधित समस्याओं में भी डील कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, जो पुराने दर्द के साथ जुड़ी हुई है। जब भी आपको पुराना और असहनीय दर्द होता है, तो आपकी नींद सबसे पहले चली जाती है, और नींद जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं मेंटली आप उतने हेल्दी नहीं रहते हो। आपकी परफॉर्मेंस सही बात। अफेक्ट होने लगती है, और वो फिर आपके दर्द को बढ़ाएगी। तो इसलिए तकलीफ कितनी भी पुरानी हो, वो हमेशा बेहतर की जा सकती है, और 0 से 1 हमेशा बेहतर होता है, मेरा मानना ये है। तो आप जब भी सही शुरू बात करेंगे, है। कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ये कन्फर्म है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ये बात सही कहा। सबसे खास बात जो आपने कहा कि आप स्ट्रेस पर, डिप्रेशन और जो नींद नहीं आना, क्योंकि आज के समय में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेस ज़्यादा होने से नींद नहीं आती, नींद नहीं होने से कहीं न कहीं डिप्रेशन भी हमारे ऊपर आ जाता है, कि हमारा काम इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। डॉक्टर साहब जब हम लोग ये फिजियोथेरेपी अगर हम ले रहे हैं, तो क्या इसको जब बंद करने के बाद फिर प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो सकती? या जब तक जैसे मैं अपना बताएँ, जैसे हमने एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर इसको लिया,
जब तक हम इस चीज को ले रहे हैं तब तक हमें लग रहा है हम फिट हैं, हमें आराम मिल रहा है, लेकिन जैसे हम उसको बंद करते हैं 1 डेढ़ महीने बाद वापस हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? जी, बहुत सही सवाल है मैम। एक्चुअली इसके लिए भी मैं कहूँगा कि दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड होते हैं, जो ये कहते हैं या जो गाइडलाइंस हैं, उसमें इलाज की जो सबसे पहली फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी हो, न्यूरो फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक मेडिसिन हो, उसमें पहली चीज़ है री-एजुकेशन, मतलब समझना। तो इलाज का सबसे पहला बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी वजह से इलाज सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, वो है मरीज को उसकी बीमारी के बारे में समझाना। दूसरा होता है रीअश्योरेंस, मतलब कि हाँ, आप ठीक हो जाओगे, ये कन्फर्म है। अब देखते हैं कि कितना बेहतर होते हैं, हो सकता है अपन 100% बेहतर हो जाए, हो सकता है अपन 90 भी हुए, तो अपनी ज़िंदगी को वो कहीं अफ़ेक्ट नहीं करने वाला। तो अब चूँकि जैसे आपने पूछा कि 1 महीने बाद वापस दर्द हो जाता है, ऐसा होता है, कई लोगों के साथ मैंने भी देखा है कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद पेशेंट बोलता है वापस तकलीफ हो रही है। इसके लिए मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा, मतलब यूजुअली मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, तो सबसे पहला सवाल कंसल्टेशन पे यही होता है कि सर ये दर्द कभी होगा कि नहीं होगा? तो मेरा पेशेंट से सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको जुकाम कितनी बार हुआ है? और क्या वो दोबारा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो दर्द सही। का दोबारा होना कोई गलत बात नहीं है, वो हर बार ठीक हो सकता है। हाँ, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फिज़ियोथेरेपी आपको ये तो बताएगी कि तकलीफ़ क्यों हुई है, उसको ठीक भी करेगी। लेकिन उसके साथ में आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की कुछ चीज़ें बताई जाती है, कि सपोज़ आपको 1 घंटे में 2-4 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, नॉर्मल क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक तकलीफ़ है तो। तो वो चीज़ें हम अधिकतर क्या करते हैं, जब हम ठीक होते हैं ना, उसके बाद हम सब कुछ बंद कर देते हैं। मतलब एक कॉमनेस्ट एडवाइस जो डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि आपको 1 हफ्ते में 150 मिनट फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए, अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखना चाहते हो। तो हफ्ते में 150 मिनट एक्टिव रहना, क्या हम इस बात पे कितना टिके हुए हैं, कितना फ़ॉलो कर पा रहे हैं? तो अगर हम उन सब चीज़ों को जो साथ में बताई जाती हैं, उनको रेगुलर फ़ॉलो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको तकलीफ़ या तो दोबारा होगी ही नहीं, और हुई तो इतनी छोटी-सी या मिनिमल होगी कि वो अपने आप से मैनेज हो जाएगी। उसमें आपको दोबारा ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि आपको कोई दिक्कत हो। हाँ, अगर चोट लगती है, किसी तरीके का जर्क आता है, तो कुछ भी दोबारा हो सकता है। तो वो एक अलग कोइंसिडेंस है, बट नॉर्मली कोई भी दर्द रिपीट उतना सीवियर तब तक नहीं होगा जब तक या तो हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया नहीं हो, और या फिर उसके बाद के कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे कॉमन त्रुटि जो यही होती है कि हम जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है ना, उसको नज़रअंदाज कर दें। मतलब कॉमनली क्या होता है कि पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ, ठीक है, आप 5 दिन आइए और उम्मीद है कि आप शायद 60-70% ठीक हो जाएँगे, और उसके बाद अपन देखते हैं 15 या 20 दिन लग सकते हैं। तो पेशेंट कई बार 5 दिन में हो सकता है वो 80% ठीक हो गया, और उसके बाद पेशेंट या तो आना बंद कर देता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब तो क्या दिक्कत है, मैं सही हो गया हूँ। या सपोज़ आप 10 दिन रेगुलर आए, 15 दिन, 20 दिन ईमानदारी से जितने दिन बुलाया उतने दिन आए, पर उसके बाद आपसे कहा कि अब एक काम करिएगा, आप थोड़ा-सा ना रोज़ाना कोई ना कोई एक चीज़, या तो घूमना या साइकिल चलाना या स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, जो हफ्ते में आप 4 या 5 दिन कर सकें। तो अब ये वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जो आपको ज़िंदगी भर स्वस्थ रखती, ना केवल आपके उसके दर्द को ठीक रखती, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे शारीरिक और मानसिक फ़ायदे देती। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं कि जब हम ठीक हो जाते हैं, तो हम फिर वापस वही अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जीते हैं, कि जब बैठे हैं तो तिरछा बैठे हैं, है ना? अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिज़िकल एक्टिविटी वापस इनएक्टिव हो गए हैं कि पानी की बोतल भी साथ में रखी है, जैसे कि मैं भी अभी रख के बैठा हूँ। तो नॉर्मली सही इट बात। इज़ ये बोला जाता है कि भई आप अगर हो सके कंटिन्यू कंप्यूटर वर्क पे या सिटिंग जॉब है, तो आपको अधिकतर अपनी कुछ चीज़ें या पानी की बोतल वगैरह दूर रखनी चाहिए, ताकि उस बहाने आप उसको लेने जाएँगे ना, तो आप थोड़ा-सा 10-20 कदम चलेंगे। तो जब आप चलेंगे, तो मांसपेशियों की हलचल होगी, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, डेफ़िनेटली मसल जो इनएक्टिव हो रही थी, थोड़ी एक्टिव हो जाएगी। तो उसमें जो कमज़ोरी आनी थी या ट्रॉमा होना था, उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो तकलीफ़ें दोबारा उतनी सीवियर नहीं होती हैं। और मैंने ये भी देखा है, कई बार बहुत से पेशेंट होते हैं, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कॉल करते हैं कि सर वापस, मतलब जो तकलीफ़ उसको इतनी ज़्यादा थी कि वो 20 दिन रेगुलर फिज़ियोथेरेपी के लिए आया, वो 6 महीने बाद सिर्फ़ कॉल करता है कि सर मुझे वापस दर्द हो रहा है, मुझे अब क्या करना है? मतलब वो तकलीफ़ हो सकता है कि 50% कम रही होगी, वरना उसको आना ही पड़ता। मतलब आज अगर आपको बहुत असहनीय दर्द है, तो आपको आज इलाज लेना ही पड़ेगा, और अगर वो मैनेजेबल है, तो आप उसको नज़रअंदाज करोगे। ये एक
नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, मैं भी होऊंगा तो शायद यही करूंगा। तो 6 महीने बाद भी पेशेंट अगर फोन करके सिर्फ पूछ रहा है कि मैं क्या कर लूं, और उसको मैंने कहा कि ठीक है आप एक काम करिएगा, इस्तिकाई करिएगा, 2-3 एक्सरसाइज करें और 3 दिन करके फिर देख लेना, कोई तकलीफ होगी तो आ जाना, और पेशेंट 4 दिन बाद नहीं आया, इसका मतलब उसको तकलीफ ज्यादा नहीं थी, मैनेज हो गई। और 99% केसेस में ऐसा ही होता है। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, बाद में थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप 100% नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप 50% भी मानते हैं ना, तो भी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। तो बिल्कुल इसलिए आपने सही इस कहा। बात की परवाह नहीं करें कि दोबारा कुछ होगा, क्योंकि दोबारा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, ये जिंदगी Correct। ऊपर वाले के हाथ में। तो अपने को तो आज के बारे में बात करनी है, आज अच्छा हो जाना चाहिए बस। बिल्कुल आपने ये बात सही की। कंचन कोलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लिखते हैं ग्रेट सर, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा सेशन चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर फिजियोथेरेपी को लेकर के ये भ्रांतियां सबसे ज्यादा रहती हैं कि जब तक हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं हम ठीक रहेंगे, जैसे हम बंद कर देंगे वापस हमारे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरा ये सवाल था कि एक ये चीज इसमें वापस तो नहीं होती। आपने सही कहा है सर ये चीज सवाल कि बिल्कुल जुकाम वगैरह भी हमें सवाल होता है, या बिल्कुल, लेकिन उतना नहीं होगा जितना हम उसमें अभी एक फेस कर चीज रहे है, हैं। थोड़ा सा जी सर। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी में सबसे अच्छी जो टूल है, अच्छी जो चीज है, वो है एक्सरसाइज। अधिकतर हमारा मानना क्या होता है, मतलब एज ए जनरल, है ना, अपने इंडियन हम्म। सिनेरियो की, या थोड़ा सा अर्बन या सेमी अर्बन, मतलब मेट्रो सिटीज में थोड़ा सा शायद ज्यादा अवेयरनेस है। बाकी जो अदर सिटीज में थोड़ा सा क्या होता है, हमारा मानना कई बार ये होता है कि शायद मशीनों से हमें फायदा हो रहा है। पर मैं इस बात पे बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा कि मशीनें आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए होती हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जरूरी हैं, बाकी अधिकतर मशीनें या अधिकतर चीजें जो होती हैं वो आपके दर्द के लिए, आपकी सूजन के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हैं। तो हम अगर उन पर निर्भर होते जा रहे हैं, या हमारा ट्रीटमेंट का अधिकतर हिस्सा उस पर डिपेंडेंट है, तो फिर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपका ट्रीटमेंट का अधिकतर हिस्सा एक्सरसाइज या फिजिकल चीजों पर डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म गेन अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल आता है कि जैसे हम इसमें नीरो में बैकबोन की प्रॉब्लम्स हैं, स्लिप डिस्क है हमें, या हमारे छल्लों में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम जैसे योगा वगैरह करते हैं, तो उसमें योगा में कई आसन इस तरीके के होते हैं कि शायद वो हमारे बैकबोन को प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो उस कंडीशन में क्या हमें अपना इस तरह की एक्सरसाइज या योगा बिना किसी की देख रेख में करना सही रहेगा हमारे लिए? नहीं मैडम, इसी में मैं कहूंगा कि इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे कि दवा तो सारी अच्छी होती है ना, दवा तो हाँ कोई भी ऐसी है ही नहीं जो खराब होती है, लेकिन हाँ। आपकी बॉडी को वो सूट होनी चाहिए। दूसरी चीज, हर दवा हर तकलीफ के लिए नहीं होती, हर तकलीफ की अलग अलग दवा है। वैसे ही योगा हमेशा अच्छा होता है, या फिजियोथेरेपी हमेशा अच्छी होती है, लेकिन एक्सरसाइजेस या योगा थेरेपी पोजेस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अलग अलग होते हैं, या तकलीफ के हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करना होता है। तो हम्म। बिना फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के, स्पेशली अगर आपको तकलीफ है, योगा करना खतरनाक हो सकता है, आपकी तकलीफ को वास्तव में बढ़ा सकता है, या सर्जरी अगर नहीं कराने की जरूरत थी तो आपको सर्जरी तक पहुंचा सकता है। तो बिना सलाह के किया गया योगा उतना ही खतरनाक है जितना बिना सलाह के हम कोई दवा खा लेते हैं। तो मतलब हम अगर इस तरह की प्रॉब्लम से हैं तो हमें सबसे पहले हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके पास हमें जाना चाहिए। वो जो एक्सरसाइज हमारी प्रॉब्लम को देख करके हमें रिकमेंड कर रहे हैं, हमें वो एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मैडम, क्योंकि फिजियोथेरेपी का मतलब ही यही है कि वो एक थेरेपेटिक मेथड है। मतलब आपकी कस्टमाइज नीड, आपकी इंडिविजुअल आवश्यकता के अनुसार आपको चीजें बताई जाएंगी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम आपकी मर्जी पड़े जितनी बार खा लो। आप डॉक्टर के जी पास जी। जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि 500 मिलीग्राम सुबह शाम लेनी है, या शायद आपको कहेंगे दिन में 3 बार लेनी है, शायद कहेंगे कि कभी एक बार ले लेना। मतलब वो आपके लिए स्पेसिफिक डोज है, वो पैरासीटामोल नहीं है। वैसे ही एक्सरसाइज, जब फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज होती है तो वो एक्सरसाइज नहीं रहती है, वो एक थेरेपेटिक एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब आपकी आवश्यकता के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट उसको डिजाइन करके और बताएगा, और कुछ नहीं करने का होगा या कुछ अलग तरीके से करने के मेथड्स को बता देगा, ताकि वो आपको नुकसान नहीं करे, सिर्फ फायदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी सलाह हमें जरूर आमतौर लेनी पर चाहिए। सिर्फ, जी। यस,
और बेटर है कि हम उनकी देख रेख में स्टार्ट करें किसी भी एक्सरसाइज को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि तो एक्सरसाइज में कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब, हमने एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लेकिन हमने वो गलत कर ली एक्सरसाइज। जैसे नेक की एक्सरसाइज होती है, लेकिन उस नेक की एक्सरसाइज को भी किस तरीके से करना है, कितना हमें मूव करना है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो हमें अच्छे से बता पाते हैं, तो वो हमें आपसे आप पूछ कर करना चाहिए। तो सब इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, जैसे कहते हैं ना फ्रोजन शोल्डर हो जाता है कि हमारा शोल्डर वर्क नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा हमारा हाथ नहीं उठता है। एक्चुअली जैसे मैं बात करूँ तो मेरा इससे ज्यादा हाथ नहीं जाता है, तो वो प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या इसमें भी अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, तो इसमें भी हमें रिलैक्स मिल सकता है? कोई कई बार कहते हैं यहाँ पर कुछ सिस्ट भी हो जाती है, तो क्या वो भी उससे ठीक हो जाती है? जी मैडम, कंधे का जाम होना मैं कहूँगा एक बीमारी नहीं, एक लक्षण है। मतलब जी। कंधा हिल नहीं पा रहा है, अपनी पूरी नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेंज पे वर्क नहीं कर रहा है। अब ये लक्षण के पीछे वजह कुछ भी हो सकती है। मतलब आमतौर पे इसको एज अ डायग्नोसिस यूज किया जाता है, पर ये एक सिर्फ लक्षण है कि आपका कंधा नहीं मूव कर रहा है। अब वो हो सकता है कि कंधे के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उनमें से किसी मांसपेशी में सूजन आ गई हो सकता है किसी मांसपेशी में चोट लगी हुई हो सकता है कोई मांसपेशी टूटी हुई हो सकता है कि वहां पे जोड़ के अंदर सूजन आ गई हो, या फिर गर्दन में नस की दबाव की वजह से भी कई बार कंधा जाम हो जाता है, क्योंकि गर्दन की जो मांसपेशी होती है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही। इन सभी कंडीशन में फिजियोथेरेपी सबसे कारगर विधा है, जिसमें कि आप बिना दवा के पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। और फिजियोथेरेपी में अब ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अलावा बहुत सारी एडवांस अप्रोचेस यूज होने लगी हैं, जिसमें कि पेशेंट को काफी ज्यादा क्विक रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक मान्यता है कि फिजियोथेरेपी मतलब बहुत समय लेने वाला प्रोसेस है। मतलब मुझे हाथ दर्द है ना, तो आज के आज शायद इतना ठीक नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अधिकतर केसेस में अब फिजियोथेरेपी से भी आपको इनिशियल कुछ डेज में ही काफी पेन में रिलीफ आ जाता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में उसके आपको अच्छे गेन मिलेंगे, लेकिन जो मेन तकलीफ होती है ना, दर्द और मूवमेंट, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिसमें अगर मान लो आपकी मसल किसी वजह से, दबाव की वजह से या सूजन की वजह से इनएक्टिवेट हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, तो उसको हम 1 या 2 सेशन के अंदर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और ऐसा हमने कई बार देखा है कि सिंपली पेशेंट को यहाँ पे दबाव था और उसकी वजह से पेशेंट जो है कंधा नहीं हिला पा रहा है, और हम कंधे का कुछ मूवमेंट या कंधे के लिए कुछ करते जा रहे हैं और कुछ नहीं हुआ, और उसको जब यहाँ से दबाव उसका रिलीज किया, विद इन 2 और 3 सेशन पेशेंट की रेंज अपने आप बढ़ गई। तो उसमें क्या होता है, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो अपने आप जांच करके देख लेंगे कि तकलीफ कहाँ से आई है, कंधे में जाम कंधे की वजह से हुआ है कि गर्दन की वजह से हुआ है, और उसके हिसाब से आपको इलाज बताया जाएगा। और अगर कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मांसपेशियां बहुत छोटी सी होती हैं जो बहुत छोटे से जर्क में टूट जाती हैं, तो अगर कुछ सस्पेक्टेड होगा तो शायद आपको एक बार रेफर किया जाएगा एक फर्दर ओपिनियन के लिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप फिजियोथेरेपी से बिना किसी सर्जरी, बिना किसी चीज के पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। और कंधे बिल्कुल का ठीक हो जाम होना एक सकता कॉमन चीज है, एक लक्षण है, अंदर से ठीक होता है। है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जनरली जैसे बैकबोन की प्रॉब्लम है, जैसे बैकबोन में छल्लों की दिक्कत आ रही है, तो जो पैर के पंजों में भी जलन होती है, जैसे पैर के पंजे वहां जलन हो रही है, और जो पैर के अपनी नीचे की गद्दियां होती है वहां स्वेलिंग आती है, उसका भी इसमें इलाज हो सकता है, इसमें आराम आ सकता है? जी जी मैडम, दरअसल क्या है कि पैर में जो है, हमारे कमर हाँ से पैरों की नसें निकलती हैं, है ना। हाँ ये ठीक हाँ। वैसे ही है जैसे कि घर में मीटर लगा हुआ होता है और मीटर से आपके स्विच बोर्ड पे सप्लाई आ रही है, वहां से फिर पंखे में सप्लाई जा रही है। तो सेम उसी तरीके से आपका जो स्पाइनल कोड होती है वो एक मीटर की तरह है, वहां से सप्लाई पैरों में जा रही है और फिर वो अलग अलग मांसपेशियों को जाकर के या अलग अलग पर्टिकुलर छोटे छोटे एरिया में जाकर के उसको कंट्रोल करती है, सप्लाई करती है। तो कई बार वो कमर में दबाव की वजह से, कई बार मांसपेशियों में जहां वो तार, मतलब जैसे कि अगर मीटर से तार आपके स्विच बोर्ड तक आ रहा है, उस बीच में भी कहीं पे भी तार में कट हो सकता है। तो वो सब देखना पड़ता है कि वो तकलीफ कहाँ पर है। क्या वो केवल मीटर के यहाँ पे, या मतलब स्पाइनल कोड के यहाँ पर दबाव है, तो वहां से दबाव को हटा करके तकलीफ ठीक की जाती है, या फिर वो रास्ते में जहाँ वो नस आ रही है, तो रास्ते में बहुत सारी मांसपेशियों के कई बार बीच में से गुजर के आना होता है या उसके नीचे से निकल के आना होता है। तो अगर वो मांसपेशी में सूजन है तो वो एक दबाव क्रिएट करेगी और इस नस को दबाएगी, तो सूजन को कम करके वो दबाव हट जाता है। तो इन सभी की चीजों में, जहाँ पैरों में सुन्नपन, चींटी, जलन, सूजन जैसी फीलिंग जो है या तकलीफें हैं,
उनको नस के दबाव को हटा के पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और ये पूरी तरह कारगर है। बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर साहब एक सवाल ये आता है, जब हम जी। फिजियोथेरेपी हम ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ-साथ कोई दवाइयाँ भी चलती हैं या दवाइयाँ भी हमें लेनी पड़ती हैं, या खाली हम फिजियोथेरेपी से ही हमारा काम चल जाता है, हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है? देखिए मैडम, आमतौर पर तो फिजियोथेरेपी में साथ में दवाइयों की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर कई बार तकलीफ मान लीजिए बहुत पुरानी है और शायद उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर में बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं या जटिल समस्या जो अपन कहेंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी तकलीफ़ है, तो उसमें एक सिंगल अप्रोच शायद उतनी कारगर नहीं है जितना मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कारगर है। तो दवाइयों की जहाँ तक बात है, दवाइयों के लिए उस पर्टिकुलर एरिया का जो एक्सपर्ट है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। सपोज़ अगर नसों से रिलेटेड तकलीफ़ है, तो न्यूरो फिजिशियन वो बेस्ट पर्सन होगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको दवा कब लेनी है, कितनी लेनी है, और एज़ पर द टाइम जैसे तकलीफ ठीक होती है, दवा अपने आप बंद हो जाती है। या अधिकतर केसेज़ में जब फिज़ियोथेरेपी आप ले रहे हैं, तो आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपका दर्द ठीक होता चला जाता है और दर्द निवारक दवाएँ ऐसी दवाएँ होती हैं जिनके कोई एज़ सच विथड्रॉल सिम्पटम नहीं होते हैं और उनको आप कभी भी बंद कर सकते हैं। तो आप जब फिज़ियोथेरेपी ले रहे हैं, तो दर्द की दवा लेने की एज़ सच कोई आवश्यकता नहीं है, अन्य जहाँ तक कि आपको बहुत असहनीय दर्द नहीं हो रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर साथ में न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लें या फिर ऑर्थोपेडिक्स की ओपिनियन लें, जो भी रिलेटेड फील्ड है, और उनके परामर्श अनुसार दोनों चीज़ें साथ में लें ताकि आप जल्दी लाभ ले सकें। बिल्कुल। आमतौर पर तो अ, दवाई की आवश्यकता नहीं होती। नहीं पड़ती। कीर्ति अग्रवाल जी का हम वेलकम करते हैं, बोले कह रही हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू मैम। सर एक चीज़ और आती है, माइग्रेन का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा है कि हम देखते हैं माइग्रेन जिसको भी देखें, अगर हम 3 में से देखें तो एक ना एक व्यक्ति माइग्रेन के दर्द से ज़रूर पीड़ित हमें मिल जाएगा। तो क्या माइग्रेन का दर्द भी अगर हम फिजियोथेरेपी से उसको ठीक कर सकते हैं? सॉरी मैडम, एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाए, थोड़ा-सा वॉइस ब्रेक हो रही थी। जी। सर एक्चुअली माइग्रेन का जो दर्द होता है, आजकल हम देखते हैं माइग्रेन का दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, तो क्या उससे माइग्रेन का दर्द हमारा ठीक हो सकता है क्या? जी मैडम, माइग्रेन मैं आमतौर पे सर्वाइकोजेनिक हेडेक और माइग्रेन में भी अच्छा डील करता हूँ। तो माइग्रेन एक तरीके का वास्कुलर हेडेक है, जिसमें सिर के अंदर खून का दौरा बढ़ने की वजह से अचानक से नसें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक थ्रॉबिंग टाइप का पेन क्रिएट करती हैं। तो फिजियोथेरेपी द्वारा माइग्रेन के हेडेक में भी काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया जा सकता है, और माइग्रेन का जो दर्द होता है, कई बार सर्वाइकोजेनिक मतलब गर्दन की वजह से डेवलप होने वाले दर्द की तरह कन्फ्यूजिंग पेन होता है। तो बहुत सी बार वो होता गर्दन का दर्द है, पर वो उसके सिम्पटम्स आपको एक साइड में फ़ील हो रहे हैं, क्योंकि मांसपेशी सेम है, तो वो फिजियोथेरेपी से पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। ब्रेन स्टिमुलेशन के कुछ ऐसे मेथड्स हैं, जिसमें जैसे कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है। बहुत आधुनिकतम मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि अभी पिछले दशक में आई है। 50 दशक से लगभग ये प्रैक्टिस हो रही है, हालाँकि इंडिया में थोड़ी नई है। तो उसमें ब्रेन के डायरेक्टली उस हिस्से को हम टारगेट करते हैं जिसकी वजह से दर्द क्रिएट हो रहा है, और उस हिस्से से बॉडी खुद से अपने शरीर के अंदर एंडोर्फिन मतलब दर्द निवारक जो सब्सटेंसेस होती है उनको रिलीज करने लग जाती है और दर्द में काफ़ी अच्छा आराम आ जाता है। तो माइग्रेन हो या गर्दन की वजह से होने वाला हेडेक जो हो, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है सर कि इतना जैसे एक पोर्शन में दर्द हो रहा है, उसका प्रेशर हमारी आँख पे भी पड़ता है, आँख में से आँसू आ रहे हैं, पूरा जैसे कान पे भी प्रेशर आ रहा है, दाँत में भी अजीब-सा लग रहा है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कान में आप अपनी फिंगर ऐसे डाल के बैठ जाएँ तो क्या पूरा कान ब्लॉक हो चुका है। तो ये भी आई थिंक न्यूरो से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, और इसमें अगर हम फिजियोथेरेपी हम लें तो आराम आ सकता है इसके अंदर हमारे। जी, जी। बिल्कुल सर। सर एक अब सवाल ये आता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि हमें फिजियोथेरेपी हमें लेनी चाहिए, अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम से हम लोग गुज़र रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है, तो वो आपसे कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए मैडम, जैसे मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, हमारी एक वेबसाइट भी है स्वर्णगिरी फिजियोथेरेपी एवं न्यूरो रिहैब सेंटर के नाम से। तो गूगल पे सर्च करेंगे तो उनको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ संपर्क नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। कोटा में मैं बेसिकली प्रैक्टिस करता हूँ, कोटा तलवंडी में। तो वहाँ पर आकर के वो इन पर्सन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं।
और मैं स्पेशली ये ज़रूर कहूँगा, कई बार क्या होता है हमारी तकलीफ़ें बहुत छोटी होती हैं, बहुत मामूली होती हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और वो आगे चल के गंभीर हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दवा ना लेनी पड़े या आपकी तकलीफ़ गंभीर ना बने, तो उसके प्रारंभिक लक्षण दिखने पर ही उसको फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाएँ। वो आपको उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट देंगे और तकलीफ़ बिगड़ने से पहले वो ठीक हो जाएगी। जैसे कि सही। आमतौर पे नींद की समस्या स्पेशली पिछले 2 साल में जब से महामारी आई है, तब से मानसिक तकलीफ़ें और अनिद्रा बहुत बढ़ गया है। तो उसको हम आमतौर पे एक एज़ अ नॉर्मल लेके चलते हैं कि ठीक है, मुझे तो 4 घंटे की नींद आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि अगर आप 1 दिन ढंग से नहीं सोते हैं, तो वो आपके अगले 3 दिन की काम करने की क्षमता को अफ़ेक्ट करता है। और अगर आप वास्तव में 1 हफ़्ता अच्छे से नहीं सो रहे हैं, तो आपके दिमाग की 33% काम करने की क्षमता उससे प्रभावित होती है। तो आप सोच के चलें 33% परफ़ॉर्मेंस आपके दिमाग की गई, तो लंबे समय में वो आपको जो अपन बुढ़ापे में सठिया जाने वाली बीमारी कहते हैं, वो क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, उसकी वजह से क्रोनिक पेन हो सकता है, जो पुराना दर्द जो कि ठीक नहीं हो रहा है और उसकी वजह से कई ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं, जो कि शायद बाद में बहुत गंभीर हो जाएँ और उनको मैनेज करना मुश्किल हो। तो इन सब चीज़ों में भी हालाँकि इसमें अभी ज़्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फिज़ियोथेरेपी इन मेंटल हेल्थ, सो उसमें भी अगर आप इनिशियल प्रारंभिक लक्षणों पे उसका इलाज कराएँगे, बिना दवा के पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। हालाँकि जो पुराने काफ़ी समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, नींद की तकलीफ़ है, उनको दवा के साथ में अगर वो फिज़ियोथेरेपी लेते हैं, तो उस केस में उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लंबे समय तक दवा ले रहे होते हो, तो आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो पिछले 10 साल से नींद की दवा ले रहा हूँ और अब तो मेरी दवा से भी मुझे नींद नहीं आ रही है। सही। मतलब वो दवा के लिए आप एडिक्टेड हो गए हो, आपको उसका नशा हो गया है या आदत हो गई है और ऐसा जी। लगभग हर दूसरे पेशेंट के साथ होता है अगर आपको लंबे समय तक लेनी पड़े तो। तो जब लक्षण शुरू होते हैं ना, तो अपने को बहुत आसान लगता है कि दवा खा कर के उसका इलाज किया जाए। लेकिन जब 3 साल, 4 साल गुज़र जाते हैं, फिर आदमी सोचता है कि यार अब तो दवा से भी नींद नहीं आ रही है और उसकी एक पर्टिकुलर डोज़ के बाद उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता। तब फिर हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम सो ही नहीं पा रहे हैं, पूरी-पूरी रात जग के निकल रही है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप प्रारंभिक लक्षणों में उसका इलाज कराएँ और अगर ऐसा भी कुछ है, तो फिज़ियोथेरेपी लेंगे, ब्रेन स्टिमुलेशन और कुछ एडवांस मेथड्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बहुत ही जादुई रिज़ल्ट्स हैं मैं कहूँगा और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कभी उसका एडिक्शन नहीं होता है, मतलब कोई आदत नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपने 10 दिन का इलाज लिया और 10 दिन बाद आपको लगता है कि मुझे अब नींद बहुत बेहतर आ रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इलाज बंद किया और आपकी नींद फिर गायब हो जाएगी। जबकि दवा के साथ ऐसा होता है कि आपने दवा लेना बिल्कुल। बंद किया और अगले ही दिन आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें ऐसा कभी नहीं होता है। तो और बाकी और भी बहुत सारे एडवांस मेथड्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी प्रारंभिक लक्षण हो तो उसको दिखाएँ, उसको नज़रअंदाज नहीं करें, तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं लेने पड़ेंगे दवाइयों के, क्योंकि कई बार होता है हम लंबे समय से दवा खा रहे हैं या शायद मैं किडनी पेशेंट हूँ, अब मैं दवा भी नहीं ले सकता और तकलीफ भी है। तो फिर नज़रअंदाज करने से बेहतर है फिज़ियोथेरेपी के पास जाएँ, तो आपकी तकलीफ को पूरी तरह समाधान होगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, जो कहते हैं ना बहुत सारी भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई हैं। अब हम जाएँगे चलते-चलते, आप जो हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं और बाद में भी हमें देखे सुनेंगे, और तो उनको आप क्या सलाह देना चाहें? दर्शकों को मेरी सलाह यही है मैडम कि जो अपना स्वास्थ्य होता है वो बहुमूल्य है। मतलब अपनी ज़िंदगी में इससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। अब शायद हम पिछले 1 डेढ़ साल से अपने हेल्थ के लिए अवेयर हुए भी हैं, काफ़ी हद तक लोग अब अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो गए हैं, शायद ध्यान देने लगे हैं, पर अभी और भी जागृत होने की आवश्यकता है। कोई भी छोटी-सी तकलीफ हो, उसके लिए हमें उसके बिगड़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसका तुरंत समाधान करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। फिज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी भर खुशगवार बना सकती है, जिसमें कि आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और अगर आपको फिज़िकली एक्टिव रहने की, वॉक करने की ऐसी आदत है या ऐसा शौक है, तो ये मान के चलिए कि दुनिया में इसके अलावा ऐसी कोई दूसरी दवा नहीं बनी है, जो आपको शायद कुछ बुढ़ापे में भी जवान कर सके, है ना? और ये बहुत सारे अनुसंधान में भी देखा गया है कि आप 90 साल की उम्र में भी अगर एक्सरसाइज़ शुरू करते हो ना, तो आप अपने मसल को बिल्ड अप कर सकते हो। बहुत से लोग 70 साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू करते हैं और 4 साल में ओलंपिक्स में जाकर के जीत के आ जाते हैं।
तो एक्सरसाइज करने की, फिजिकल एक्टिव होने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने जिंदगी में तो ऐसे ही रहा हूँ, अब क्या करूंगा। आज भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी शुरू करेंगे तो अभी भी शुरू हो सकता है, अभी भी देर नहीं हुई है, कल बेहतर होगा अगर अपन आज से शुरू करें। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही बात यहाँ पर कही। कहते हैं ना, किसी भी चीज को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी आप शुरू करें तभी एक नई शुरुआत मान ली जाती है। और हमारी सेहत के लिए जब भी हम कोई कदम उठाते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा ही कदम होगा, लेकिन इसमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी अपनी सेहत के बारे में हमें सोचना चाहिए और हमारी फिजिकल एक्सरसाइज उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल होता ये कि हम लोग कुर्सी पे बैठ करके वर्क ज्यादा कर रहे हैं। मेंटली हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, मेंटली वर्क हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है, फिजिकली एक्टिविटी हमारी कम हो चुकी है, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए शायद ये परेशानियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रखते हैं तो शायद बहुत सारी परेशानियों से वैसे भी हम दूर हो सकते हैं। और सबसे खास बात जो आपने ये कहा है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपनी सेहत को दुरुस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आपकी सेहत क्या मांगती है आपसे, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी सेहत को, मेरे शरीर को क्या किस चीज की आवश्यकता है वो मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता है, तो हमें उस चीज को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शायद कंचन जी का सवाल है, डॉक्टर हिमांशु, कैन यू टेल मी अबाउट द एडवांस न्यूरो रिहैब इन योर प्रैक्टिस। एक ये सवाल है। जी जी, जैसे कि हम जो हमारा है, हम बेसिकली न्यूरो साइकेट्रिक रिहैब में काफी काम कर रहे हैं। तो उसमें हम नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि ब्रेन स्टिमुलेशन हम डायरेक्टली दिमाग के उस हिस्से को जिसमें कि लकवे की वजह से वो ग्रसित हो गया है, उसके डायरेक्टली वहाँ पे एक्टिवेट करके वहाँ के जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। और बहुत सारे रिसर्चेस में देखा गया है, एम्स वगैरह में भी ये काफी प्रैक्टिस होता है, और उससे पेशेंट को अपने जो शारीरिक क्षमताएं होती है उसमें काफी जादुई रिलीफ मिलता है। उसके अलावा अदर कुछ मेथड्स हैं जो ब्रेन स्टिमुलेशन मेथड्स हैं, जिसमें कि हम कान के थ्रू ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें डायरेक्टली हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। या फिर अदर अप्रोचेस जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी अप्रोचेस हैं, या कुछ साइकोसोमेटिक अप्रोचेस हैं जो कि स्पेशली साइकेट्रिक में, या फिर जो कि पेशेंट पुरानी तकलीफों से डील कर रहे हैं उनके अंदर हम ज्यादा यूज करते हैं, जो कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है। एंड बहुत सारी मतलब एन नंबर ऑफ अप्रोचेस हैं जो कि काफी एडवांस हैं, जिनको हम एज ए मल्टी कंपोनेंट पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंपल चीज, कोई एक सिंगल थेरेपी, कोई एक सिंगल टेक्निक किसी एक तकलीफ के लिए बनी है। आपकी तकलीफ के हिसाब से आपको एक या एक से अधिक तकनीकों की जरूरत पड़ सकती है, और उसके हिसाब से हमारा मेन उद्देश्य होता है कि पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना चाहिए, किसी भी तरीके से या किसी भी टेक्निक का हम यूज करें। बिल्कुल। देख के नंदन जी भी इस चीज को कह रहे हैं कि वेरी गुड, काफी लोगों को आराम फायदा मिलेगा, 50% लोग लाभान्वित हो जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग यही चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है, इसको प्रोग्राम को देखने के बाद काफी लोगों को इसमें फायदा मिले। और लोग जो ये सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी से हमारी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, हमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तब हम ठीक नहीं होंगे, हमें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस चीज को थोड़ा सा हम इससे बाहर निकलें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जाएं, उनसे हम सलाह लें, उनके निर्देशन में हम अपनी एक्सरसाइज को करें, जैसा वो बता रहे हैं वैसा हम करें, तो निश्चित तौर पर हमें फायदा मिलेगा। कंचन जी ने आपका कहा है, गुड सर, टोटली एग्री, वेरी नाइस सर, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की आज के दिन, जब आज रक्षाबंधन का दिन है, आज सभी लोग अपने घरों में पर्व मना रहे हैं, आप हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हुए और इतनी अच्छी जानकारी देकर के सभी लोगों को लाभान्वित यहाँ पर किया। और निश्चित तौर पर जो लोग आज परेशान है इस दर्द को लेकर, क्योंकि डॉक्टर साहब आज के समय में अगर हम बात करें ना, तो हर दूसरा व्यक्ति न्यूरो की प्रॉब्लम से परेशान, बैकबोन की प्रॉब्लम, क्योंकि सभी लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम, सब इन सभी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पीड़ित है इससे। और आज इस प्रोग्राम को सुनने के बाद उनको एक नया रास्ता मिलेगा कि नहीं, फिजियोथेरेपी के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन और दवाई ही सिर्फ एकमात्र इलाज नहीं है हमारा। दूसरी बात, अगर हमें एक बार फिजियोथेरेपी लेने के बाद दोबारा अगर हमें चांसेस भी हैं, तो इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा जितना कि अभी हम लोग सहन कर। तो बिल्कुल अभी ज्यादा दर्द को सहन मत कीजिएगा, जल्दी से फिजियोथेरेपिस्ट पे जाकर के अपना इलाज शुरू कराइए, क्योंकि ज्यादा जितनी देर हम कर देंगे उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान होगा। बेटर है कि हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है तुरंत हम डॉक्टर से संपर्क कर लें।
देवकी नंदन जी का एक सवाल है, मुझे मॉर्निंग 3 AM के बाद नींद नहीं आती है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब के पास आप जाके ऐसे फिजियोथेरेपी। जी 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 डॉक्टर साहब। ऐसे केसेस में यही कहूँगा मैम कि पहले ऐसा था कि शायद फिजियोथेरेपी में या नींद की तकलीफों का केवल दवाई ही उपचार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल में हमने 50 से ज़्यादा मरीज ऐसे देखे हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से नींद की समस्या थी और उनमें से 48 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं। 2 इसलिए मैंने हटा दिए क्योंकि 2 ऐसे थे जो शायद लंबे समय तक हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए, जो पिछले 5 साल या उससे अधिक समय से नींद की दवाइयाँ ले रहे थे। बाकी ऐसे मरीज थे जो शायद नींद की दवा ले रहे थे, 20-20 साल से ग्रसित थे या दवा प्रॉपर नहीं ले रहे थे, तो वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए केवल 2 सप्ताह के ट्रीटमेंट में। तो ऐसा भी नहीं है कि 2 साल, 3 साल आपको इलाज कराना है, सिर्फ शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के इलाज में आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलते हैं और अगर आपको नींद की दवा लेने की आदत नहीं पड़ी है, तो मेरा मानना है कि 2 सप्ताह में पूरी तरह से तकलीफ को ठीक किया जा सकता है। और सुबह 3 बजे मेरा पूरा दावा है कि मैंने जो अभी तक पेशेंट देखे हैं, उसमें अधिकतर मरीजों ने मुझे यही कहा है 5वें ट्रीटमेंट या 6ठे ट्रीटमेंट के बाद में कि सर अब तो मुझे नींद आती है इसलिए मुझे सोने जाना पड़ता है। तो बिल्कुल देखिए नंदन जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आप बिल्कुल जल्दी से फिजियोथेरेपिस्ट से अपने संपर्क करें, कांटेक्ट करें और निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है हम यही चाहेंगे वो जल्दी से उसका निदान हो जाए। और आप जो नींद की बात करें, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि नींद आती है इसलिए आप सोने जाते हैं, तो ये बिल्कुल समस्या को दूर होकर के आपकी नींद प्रॉपर आएगी आपको। आज के लिए बस थैंक यू देखिए नंदन जी, डॉक्टर साहब का शायद नेट प्रॉब्लम है वहाँ पर उनके, इसलिए उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, 1 मिनट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम डॉक्टर साहब को हम थैंक्स कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ आज जुड़े, इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें यहाँ पर दी हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, और हम आप लोगों से भी अब इजाज़त चाहेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब। Kanchan ji, yes sir, you are totally right by the advanced neuro, rehab neuro जी sir. बिल्कुल कंचन जी, और थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। गुड थैंक यू नाइट सो मच डॉक्टर और साहब। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।